वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीएस प्रोफेशनल का ऑफ मॉड्यूल ऑफ फंडिंग, कॉरपोरेट फंडिंग, और उसका चैप्टर नंबर 6 है आपके सामने। और ये चैप्टर कॉरपोरेट डेट वो बहुत इंटरेस्टिंग है पर लंबा है, 20+ पेजेस है इसमें। तो लेकिन इक्वली इंटरेस्टिंग है, आई अश्योर यू। तो ये हम लोग चलते हैं आगे अपना चैप्टर। और ये जो चैप्टर की इनिशियल्स है ना, इनिशियल पेजेस में आपको लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है ये कंपनी लॉ में, और आपने पढ़ा हुआ भी है जो ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है रिगार्डिंग डिबेंचर्स एंड डेट। लेकिन जो बाद के चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ेंगे सेबी के गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, अब पढ़ लेना, इन केस ऑफ डाउट पूछ लेना। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज डेट मार्केट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये चीज़ पता भी है। डेट मार्केट होता क्या है? डेट मार्केट में पहली बात क्या होती है ना कि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज होती है, डेट सिक्योरिटीज होती है, वो इशू की जाती है, इसमें ट्रेड किया जाता है और सेटल किया जाता है। सेटल का मतलब होता है ना, जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म होते हैं ना हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, उसके अकॉर्डिंग सेटल किया जाता है। देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। ट्रेडिंग, सेटलमेंट एंड इशुएंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। डेट को भी हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी हम कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय एनी लीगल एंटिटी लाइक सेंट्रल। देखो, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ना गवर्नमेंट भी इशू करती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी इशू करते हैं, और साथ साथ जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं वो भी इशू करती है, चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो, ठीक है। Fixed income securities can be issued by any legal entity like central and state governments, public bodies, statutory corporations, banks and financial institutions and corporate bodies. देखो, यहाँ हमारा एक नया टॉपिक है, मतलब जो डेट मार्केट के अंदर ही आता है, वो है टाइप्स ऑफ मार्केट, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। देर आर टू सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, ठीक है। दो, पहला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, और दूसरा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में वो सिक्योरिटीज हो जनरली दैट इज बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट, या सीधे सीधे गवर्नमेंट इशू करती है थ्रू आरबीआई, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गया। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है, उसमें जो पीएसयूज होती हैं गवर्नमेंट की, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो अपने डेट सिक्योरिटीज इशू करते हैं। आप ये पढ़ लेना और इसे ज़रूर लिखना अपने नोट्स में, क्योंकि जब आप लास्ट में रिविजन करोगे इस चैप्टर का, वो बहुत ही बल्कि हो जाता है और समझ नहीं आता है कि ये कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। द ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो मैं बता देती हूँ आपको। तो जो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, जो बेसिकली ये क्वेश्चन इस पे आ सकता है ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ मार्केट, या ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, पहला तो कि दोनों मार्केट क्या है। पहला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है, इसमें से आपको पॉइंट 1 मिल जाएगा, और इसमें से हमें पॉइंट 2 मिल जाएगा। पॉइंट 2 क्या है ना कि इनकी डीलिंग्स कैसे होती है। द ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, वो एनएसडी से होती, एनडीएस से होती है, सॉरी, नेगोशिएटेड डीलिंग इन सिस्टम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया कॉन्सेप्ट है, तो आप प्लीज इसे अलग से जॉट डाउन कर लेना और इसे रिटेन करने के लिए रिविजन करना रेगुलरली। तो और जो हमारा कॉरपोरेट सेगमेंट में हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, वो है कि जो कॉरपोरेट सेगमेंट्स के पहले तो थे कि प्राइवेटली प्लेस थे, लेकिन सिंस हमारे जो सेबी गाइडलाइंस नए आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट करवा सकते हो, चाहे वो आप प्राइवेट ही क्यों ना हो। मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ, इस पर ज़्यादा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि आप इसे अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, कि अब लेकिन वो लिस्टेड है। और थर्ड है, इनके जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन कौन करता है, आपको ये इधर मिल जाएगा। ये पहला तो ट्रेडिंग आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फिर और इसमें देखो यहाँ पे आपको
ये थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, बेसिकली डिफरेंशिएशन में आएगा आपके कि रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन करती है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई मेंटेन करती है। लेकिन जो रिकॉर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट सेगमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं वो मेंटेन करता है सीडीएसएल और एनएसडीएल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप जरूर लिख लेना, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मार्केट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट के डिफरेंस, कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो उनके चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो वो सारे उसमें इशू करते हैं सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट में कौन आते हैं, पीएसयूज आते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज मैनेज्ड बाय एनडीएस, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। और सेकंड पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेट में आता है कि पहले तो प्राइवेटली प्लेस्ड थे लेकिन मोस्टली अब वो लिस्टेड हो चुके हैं। और थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग कौन मेंटेन करता है, पहले गवर्नमेंट में मेंटेन करती है आरबीआई, क्योंकि जो फाइनेंस का जो मेन हिस्सा है ना गवर्नमेंट का वो हैंडल करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही, लेकिन जो फाइनेंस से पैसा उठाना या फिर कुछ ये सब चीजें वो आरबीआई मैनेज करती है। और जो कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में है वो है एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया के। तो ये देखो ये पॉइंट हम पढ़ लेंगे। इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया पॉइंट 1। देखो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उसको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप वो सारे सिक्योरिटीज को डील कर सकते हैं थ्रू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। NDS facilitates electronic submission of bids application by members for primary issuance of government securities by RBI through auction and flotation. देखो ये जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज फॉर शेयर्स और स्टॉक होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल उसी तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज है। इट विल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सिक्योरिटीज सेटलमेंट सिस्टम। ये एक बेसिक इंटरफेस क्या होता है ना कि यूजर और जो सिस्टम होते हैं उसके बीच में एक कनेक्शन एक लिंकेज लाना, तो ये सब वो लिंकेज लाती है ये सब सिस्टम्स डीलिंग सिस्टम। ये बहुत ही बेसिक है, मैं एक बार बता देती हूँ, आप उसे रिवीजन कर लो और पढ़ लेना ज़रूर। देखो जो हमारे जो हमारा मॉड्यूल है ना उसी का कॉपी पेस्ट होते हैं नोट्स ऑफ टीचर्स। लेकिन अगर आप मॉड्यूल से पढ़ने की आदत डाल लो ना एमसीएस जैसे पेपर में जिसमें मॉड्यूल देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपको आदत है नोट्स की तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आते हैं, उनके 4 तरह से आप उसे डिफाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस, 4 बेसिस है आपके पास। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड है कि नहीं, अनसिक्योर्ड है, टेन्योर रिडीमेबल है क्या इरिडीमेबल है, थर्ड है मोड ऑफ रिडेम्पशन। देखो या तो पूरा ही कन्वर्ट करवा लो या पूरा ही नॉन कन्वर्ट करवा लो, और जो बीच में हुआ वो पार्टली कन्वर्टेबल हो गया। और नेगोशिएबिलिटी इज बेरर है रजिस्टर्ड। तो एक बार पढ़ लेते हैं। Secured debentures are those debentures in respect of which charge is created. Charge on the assets of the company is created. और उसका उल्टा बिल्कुल हो गया unsecured, जिसपे कोई भी charge assets पे कोई भी चार्ज नहीं है। जनरली जो अनसिक्योर्ड होते हैं ना उन पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। टेन्योर के बेसिस पर अगर हम डिफाइन करने जाए तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि एक मैक्सिमम यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के सामने या फिर कोई भी कम पीरियड, आप उसके बाद आपके इश्यू जो आपने किए हैं डिबेंचर्स एक कंपनी उसे 100% रिडीम करेगी ही। लेकिन इरिडीमेबल में है कि उनकी लाइफ टाइम तक चलनी है, वो रिडीम कभी नहीं होता। सेकेंड इज मोड ऑफ रिडेम्पशन। कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में पूरे, या फिर कोई कन्वर्ट नहीं होगा सीधे पेमेंट होगा, या आधे कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा पर कुछ पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। बेरर डिबेंचर्स और रजिस्टर्ड। बेरर मतलब होता है ना सिंपली जैसे एक नोट होता है ना हमारा आरबीआई द्वारा जो इशू किया गया करेंसी नोट्स, जिसके पास है वो मालिक है। तो ये सब ट्रांसफर किए जाते हैं बाय मियर डिलीवरी, आप जैसे माउस पॉइंटर से देख रहे हो। तो और सेकंड इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। इसमें क्या होता है ना कि
वो आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाने का मतलब ये नहीं कि हम मालिक बन गए। वो प्रॉपर एक स्टैम्प ड्यूटी पे करके आपको ट्रांसफर करवानी होती है, तब जाकर आप मालिक बनते हो। ये हो गया। और इसके बाद देखो, हु कैन इशू डेट सिक्योरिटीज, ये एनसीआरपीएस में भी सेम है। पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, बैंकिंग कंपनीज हो सकती है, या बैंक्स हो सकते हैं। और इसमें कौन कौन से लॉ लगते हैं? 5 लॉ लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आते हैं। कंपनीज एक्ट होता है। देखो आप सोचो क्या क्या लग सकता है। से आरबीआई का नाम हमने पहले पढ़ा था, जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहे थे, तो आरबीआई गाइडलाइंस हो सकती है। कंपनीज एक्ट तो आना ही है क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व है। सेकेंड इज एलओडीआर, अगर कन्वर्टेबल है तो, मतलब अगर लिस्टिंग होनी है इन सिक्योरिटीज की, डेट सिक्योरिटीज की, तो एलओडीआर आना ही है। फिर फिर है आईसीडीआर, अगर कन्वर्जन होना है इनटू इक्विटी तो आईसीडीआर आएगा। और थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है हमारे अकॉर्डिंग, तो वो है आईएलडीएस। ये नया रेगुलेशन है जो आपको इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ना है, तो आप इस पे ध्यान दो। देखो जो कंपनीज एक्ट है ना, तो उस पर मेनली एक तो रेगुलेशन सेक्शन 71 है, और जो रूल 18 है, ये दो गवर्न करती है। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है, सेक्शन 71 एंड रूल 18। और रूल 18 क्या है? रूल 18, देखो ये रूल 18 जो कंपनी के रूल्स है ना कंपनीज एक्ट के, वो याद करना बहुत आसान है। जैसे इसमें देखो डिबेंचर्स के से रिलेटेड है, तो क्या कौन सा रूल हो सकता है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, और सारे रूल्स 2014 के ही हैं क्योंकि 2013 का एक्ट है, तो रूल्स उसके बाद आए हैं। और जनरली हर रेगुलेशन में अलग अलग ईयर्स होते हैं, मतलब बस एक ईयर का डिफरेंस होता है। सेकेंड इज आईएलडीएस, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। एलओडीआर के रेगुलेशंस है, जो रेगुलेशन 49 to 60 है, लिस्टिंग रेगुलेशंस, वो एप्लीकेबल होंगे। आरबीआई, देखो इसमें दो तरीके की चीजें आएंगी। एनसीआरपीएस अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज सेम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है ना कि द RBI guidelines allow banks to issue non-equity instruments such as non-cumulative preference shares। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो PNCPS एंड इनोवेटिव पब्लिक डेट परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसका कोई लाइफ टाइम नहीं है, मतलब लाइफ टाइम एज इनकी एक्सपायरी डेट नहीं है, वो हमेशा चलती रहेगा। और इट शुड बी एबल टू absorb loss either through कन्वर्जन टू कॉमन शेयर्स या रिटन डाउन मैकेनिज्म से अलोकेट कर सकते हैं लॉसेस। ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन मतलब ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, वो एज अ सीएस ना आप समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कैसे अब्सॉर्ब करेंगे लॉसेस, कन्वर्जन कैसे होंगे। तो इसीलिए आप या तो आप इससे रट्टा मार लो, मतलब बस 2 पॉइंट्स रट लो, बाकी तो जो हम ये पढ़ेंगे ना तो वो हो जाएगा। उतना मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सेबी इशू एंड इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इससे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वर्बली बोलूंगी मैं, आप जरूर उसे लिख लेना अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। अब तक हमने क्या पढ़ा? डिबेंचर्स दो तरीके के हैं, एक तो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, राइट? आप मुझे बताओ कि कन्वर्टेबल पे कौन कौन से लॉ पढ़े लगेंगे जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ये डायग्राम में, इस डायग्राम में सोचो। कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही। रूल लगेंगे सेक्शन के साथ, तो रूल लगने ही है। और सेकेंड इज आईसीडीआर, कन्वर्टेबल पे आईसीडीआर लगेगा क्योंकि कन्वर्जन होना है। अब आप सोच रहे होगे इसमें एलओडीआर क्यों नहीं लगना? एलओडीआर इसलिए नहीं लगेगा ना क्योंकि आईसीडीआर अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ना। देखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि एलओडीआर की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ना, उसमें 4 पॉइंट्स, जो 4 मेनली लॉज है वो लगेंगे। आप गेस करो। कंपनीज एक्ट चलो सही है, उसमें 2 चीजें आ गई, 2 पॉइंट्स उसी में कवर हो गए, सेक्शन 71 एंड रूल 18, बिल्कुल सही। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? ILDS, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ये आएंगे।
और LODR आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम पढ़ते हैं आगे अपने मेन पॉइंट की तरफ, दैट इज इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये अच्छे पॉइंट्स हैं। आज हम सिर्फ ये एडिशनल कंडीशंस तक करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। पहला डेफिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए कि कन्वर्टेबल डेट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। पहली बात, जैसा नाम से पता चल रहा है, कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्जन होना है उसका इक्विटी शेयर में। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है ना, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि देखो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ही है एक्नॉलेज करेगा आपकी, आपका एविडेंस करेगा डेट है, डेट सिक्योरिटीज आपने डेट ले रखा है। और आप अपने साथ सामने पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ो, और यहाँ जो एक और है ना, जो आप माउस के साथ देख सकते हो, उसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये और नहीं होना चाहिए बल्कि एंड होना चाहिए। अगर आप खुद पढ़ोगे आपको समझ आएगा, तो यहाँ एंड होना चाहिए। और ये बुक की गलती नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में ही है ऐसा। ठीक है। और सेकंड है कि आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है, इस पे भी हो सकता है। अगर आपके पास ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या कंपल्सरी कन्वर्टेबल है। फिर है कि कब चेंज होना है, आज होना है कि बाद में होना है, वेदर सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड। जो ये डेफिनेशन है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जो बाकियों की तरह है। जो जैसे हमारा कंपनीज एक्ट में लिखा है कि प्राइवेट क्या है जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक क्या है जो प्राइवेट नहीं है, उस डेफिनेशन को अगर हम इग्नोर कर दें तो कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत अच्छी है, और ये कंपनीज एक्ट में भी है। ठीक है, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप कब एलिजिबल बनेंगे, ये है रेगुलेशन नंबर 9। ठीक है, एलिजिबिलिटी इज रेगुलेशन 9। इसमें क्या है ना कि पहला कंडीशन है कि आप कन्वर्टेबल तब भी इशू कर सकते हो जब आपने इक्विटी शेयर्स ही लिस्ट नहीं करवाए। इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करवाए, ये क्यों? कन्वर्टेबल अगर आपका होगा शेयर डिबेंचर्स, तो आज नहीं तो कल, मतलब जब उनके रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो वो कन्वर्ट होने हैं, और कन्वर्ट हो गए कंपनी के शेयर्स में। तो ये आपको ये देता है, बेनिफिट देता है, एक एडवांटेज देता है कि आप बिना मेकिंग पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और या उसका लिस्टिंग, आप कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट आपके पास डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 6 मंथ्स से ज़्यादा का पीरियड, मोर देन 6 मंथ्स है, यहाँ ध्यान रखना। और यहाँ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स तो आपको ABCD के ये दिख रहा है, और ये हमारा 5th पॉइंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है कि क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी, दूसरा पॉइंट क्या है कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा, तीसरा पॉइंट क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा। ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा है एग्जी में। 4 पॉइंट क्या, पहला 3 क्या हो गया, क्रेडिट रेटिंग, दूसरा डिबेंचर ट्रस्टी, तीसरा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। चौथा पॉइंट आता है कि अगर आपका सिक्योर्ड है ना, तो आपके एसेट्स सफिशिएंट होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब क्या है ना कि जब भी अगर आपको कल अगर बोला गया, जो होल्डर्स है वो बोले कि मुझे रिडीम करके मुझे पैसे वापस करो, तो आपका, क्योंकि देखो वैल्यूएशन होता है ना, इस पॉइंट का आने का बेसिक पर्पस ये था क्योंकि वैल्यूएशन होता है कंपनी, कभी भी शेयर्स की या एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, बढ़ जाती है, तो बिल्कुल उसी की वजह से ही आया पॉइंट। फ्री फ्रॉम इनकमरेंस मतलब किसी और का चार्ज नहीं होना चाहिए। देखो लेकिन अगर चार्ज है तो उसका कंसेंट होना चाहिए आपके पास, कंसेंट। ठीक है। और 4th पॉइंट है कि जो आफ्टर अगर सेकंड चार्ज है ना, तो सब चीज पैसे देने के बाद ये वाला चार्ज आपका सफिशिएंटली कवर हो जाना चाहिए। और जो हमारा ई पॉइंट नहीं कहेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, द इश्यूर शैल रिडीम एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। जो भी हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में है ना, उसके अकॉर्डिंग हम रिडीम करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सी यू टिल देन, बाय बाय।